नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है उसके जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनको कवर कर रहे थे और हमने उसके कुछ पार्ट पढ़ लिए थे। और आज उसका अगला भाग है ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनके जो अतिरिक्त तथ्य हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उनको नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिसने इससे पहले की क्लास नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा 2001 के बाद एक बार पुनः पर्यटन वर्ष कब घोषित किया गया। देखिए फ्रेंड, जो उत्तराखंड सरकार है उसके द्वारा 2001 में पर्यटन वर्ष और पहली पर्यटन नीति ये दोनों घोषित किए गए थे 2001 में। और जो दूसरा पर्यटन वर्ष है उसको 2015 में घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015। और अगर हम पर्यटन नीति की बात करें तो पर्यटन नीति 26 अप्रैल ये भी 2001 को घोषित की गई थी। और दूसरी जो पर्यटन नीति थी, दूसरी पर्यटन नीति 2018 सितंबर में घोषित की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, पहली है 26 अप्रैल 2001, दूसरी है सितंबर 2018। और नई पर्यटन नीति यानी कि जो तीसरी पर्यटन नीति है उसको मंजूरी दी गई मार्च 2023 में। तो पर्यटन नीति अभी तक 3 बार घोषित की जा चुकी है। एक तो 26 अप्रैल 2001, दूसरा सितंबर 2018 और तीसरी है मार्च 2023 में। अगला है, राज्य के कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान है। देखिए फ्रेंड, राज्य के अंदर जितना भी रोजगार है उसमें जो पर्यटन का प्रतिशत है कितना है, तो 26.87% जो रोजगार है वो पर्यटन क्षेत्र में रोजगार है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय स्तर का जो होटल मैनेजमेंट संस्थान है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये देहरादून में की गई है। देखिए फ्रेंड, वैसे तो होटल मैनेजमेंट के बहुत सारे संस्थान हैं, बट ये क्या है, राष्ट्रीय स्तर का है, यानी कि नेशनल लेवल का है। तो ये कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटन है उसकी यहाँ की जीडीपी में मुख्य स्थान है, इसीलिए पर्यटन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी योजना कब आई है, कब नीति घोषित की है, कितनी बार नीतियाँ घोषित की जा चुकी है। तो पर्यटन से लेकर उत्तराखंड के अंदर इसको बढ़ावा देने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, इसमें जो सरकार है वो आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। ये योजना कब से शुरू हुई, तो 1 जून 2002 से। प्रश्न आएगा, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1 जून 2002 से हुई है। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना, इसका पूरा नाम क्या था, मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना। ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 25 सितंबर 2014 को हुई थी। और जो इसका नाम किया गया पंडित दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना, तो ये कब किया गया, तो 2017 में किया गया। ये भी आपको याद रखना है। जबकि इसकी शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 को, किस नाम से, तो मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना। ये आपको याद रखना है। अगला है, दूर दराज के गाँवों या फिर कस्बों या शहरों में पर्यटकों को ठहराने संबंधी जो होम स्टे योजना है, तो ये कब से चलाई जा रही है, तो 25 फरवरी 2016 से चलाई जा रही है। जबकि ठीक इसी नाम की जो दूसरी योजना है, तो दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे अनुदान योजना, तो ये कब की है, 3 अगस्त 2018 की है। दोनों अलग अलग हैं। एक तो है दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे अनुदान योजना, दूसरी है दूर दराज जो गाँव हैं वहाँ पर पर्यटकों को ठहराने से संबंधित जो होम स्टे योजना है, तो वो कब की है, 25 फरवरी 2016 की है। और ये अनुदान वाली कब की है, तो 2018 की है। दोनों ध्यान रखने हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना, तो ये कब से चलाई जा रही है, तो ये 2020 से चलाई जा रही है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। कब से शुरू की गई, 2015 से शुरू की गई। किस नाम से ये शुरू की गई, तो हिमालय दर्शन हेली सेवा नाम से ये शुरू की गई। प्रश्न आएगा कि जो राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा है 2015 में किस नाम से शुरू की गई, तो हिमालय दर्शन हेली सेवा के नाम से ये शुरू की गई। अगर हम बात करें राज्य में सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और दूसरा कौन सा है, राजाजी है। और तीसरा फूलों की घाटी है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं वो कार्बेट में आते हैं, फिर राजाजी में आते हैं, फिर फूलों की घाटी में आते हैं। जो नेशनल पार्क वाला चैप्टर है वो, उसमें मैंने बताया था कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब और कैसे होती है। जो राजाजी है इसमें कौन कौन शामिल है, फूलों की घाटी की स्थापना कब होती है, कौन इसकी खोज करता है, फ्रैंक स्मिथ के साथ कौन आता है, ये सब मैंने पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपीपी मोड। पीपीपी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका पूरा नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में 2012 से होती है। तो क्वेश्चन है, पीपीपी मोड में ठुलीघाट से पूर्णागिरी, खरसाली से यमुनोत्री और पुरकुल से मसूरी, इसके बीच बनाया जा रहा है, तो रोपवे बनाया जा रहा है। रोपवे क्या होता है, जो केबल कार होती है, जो ट्रॉली होती है ना, तो वही बनाया जा रहा है। कहाँ पर, ठुलीघाट से पूर्णागिरी, ये चंपावत के अंदर है, 903 मीटर। खरसाली से यमुनोत्री, ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, 3.3 किलोमीटर।
पुरकुल से मसूरी, ये कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है, 5.5 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। रोपवे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कब हुआ था, तो 1 से 7 मार्च किया गया था, और कहाँ पर होता है, ऋषिकेश में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश में बेनीताल जो कि चमोली में स्थित है, तालुका जो कि नैनीताल में स्थित है, इनको विकसित किया जा रहा है। किस रूप में किया जा रहा है, तो एस्टो विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड, एस्टो विलेज होता क्या है, ऐसे गांव जहाँ से जो खगोलीय पिंड हैं या फिर तारे हैं, जो ब्रह्मांड में बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं, उनको अच्छे से देखा जा सके, उस रूप में विकसित किया जा रहा है। किसको, एक तो बेनीताल को, दूसरा तालुका जो नैनीताल का एक गाँव है, आपको याद रखना है, एस्टो विलेज के रूप में बेनीताल और तालुका। नेक्स्ट है राजकीय उद्यान चौबटिया, राजकीय उद्यान रामगढ़, राजकीय उद्यान धनोल्टी व राजकीय उद्यान खिरसू। खिरसू कहाँ है, पौड़ी के अंदर है। ये विकासाधीन है, किसके अंतर्गत है, हॉर्टी टूरिज्म प्लेस के रूप में। वो तो एस्टो विलेज के रूप में था, ये हॉर्टी टूरिज्म प्लेस, हॉर्टिकल्चर होता है ना, हॉर्टिकल्चर जो बागवानी से संबंधित होता है, तो बागवानी से संबंधित ये उद्यान है। और कहाँ कहाँ है, राजकीय उद्यान चौबटिया अल्मोड़ा में है, और राजकीय उद्यान रामगढ़ ये नैनीताल में है, और धनोल्टी कहाँ है, टिहरी के अंदर है, खिरसू कहाँ है, पौड़ी में है। ये इस योजना के अंतर्गत विकासाधीन है, यानी कि हॉर्टी टूरिज्म प्लेस के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में 2004-5 से संचालित इको टूरिज्म योजना में विकासाधीन है, तो इको टूरिज्म योजना के तहत कितने विकासाधीन स्थल है, तो वे 14 इको टूरिज्म प्लेस हैं। तो वो 14 कौन कौन से हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है इको टूरिज्म जो प्लेस है वो कौन सा नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे धरा अंबर इको पार्क, ये कहाँ पर है, मसूरी देहरादून में है। देहरादून जू या हर्बल गार्डन, ये भी देहरादून में है। जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जू, ये नैनीताल में है। हिमालयन वर्टिकल गार्डन, तो ये नैनीताल में स्थित है। कार्बेट प्रपात, ये रामनगर में है। बराती राव, ये रामनगर में है। कॉर्बेट म्यूजियम, तो कालाडूंगी नैनीताल में है। संजय वन, तो हल्द्वानी में स्थित है। सिमतोला इको पार्क, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। धनोल्टी इको पार्क, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि धनोल्टी नाम से मसूरी के अंदर भी है, तो धनोल्टी इको पार्क ये कहाँ पर है, अल्मोड़ा के अंदर है। और अगला है मुनस्यारी नेचर एजुकेशन एंड इको पार्क, ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ के अंदर है। 84 कुटिया, ये ऋषिकेश के अंदर स्थित है, जो पौड़ी में पड़ता है। लच्छीवाला नेचर पार्क, इसकी स्थापना 2016 में होती है, ये देहरादून में स्थित है। और कोड़िया इको पार्क, जो कोड़ियाला टिहरी के अंदर है, वहाँ पर स्थित है। तो ये टोटल क्या है, 14 इको टूरिज्म प्लेस हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क का विकास किया गया, तो लच्छीवाला देहरादून में किया गया। जैसे मैंने बताया है 2016 के अंदर लच्छीवाला में एक पार्क बनाया गया जिसको कहा गया तितली पार्क। और राज्य तितली के बारे में अगर बात करें तो वो है कॉमन पीकॉक, कॉमन पीकॉक। हाल ही में इसका जो नया नाम दिया है वो नाम क्या दिया है, वुली बैंडेड, वुली बैंडेड, ये भी आपको याद रखना है। वुली बैंडेड किसका नाम है, तो कॉमन पीकॉक का नया नाम है। जो हमारी क्या है, राज्य तितली है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वुली बैंडेड का, तो पैम्पिलियो बाइनर, पैम्पिलियो बाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको याद रखना है। और 2016 में कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था, 7 फरवरी 2016। नेक्स्ट है सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड, ये कहाँ पर स्थित है, तो रामनगर नैनीताल के पास स्थित है। द पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास किया जा रहा है, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का जो पार्क है वो कहाँ पर है, तो सर्वे ऑफ इंडिया परिसर देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है नवग्रह सर्किट केंद्र के थीम पर कटारमल सूर्य मंदिर का जो विकास है कहाँ किया जा रहा है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है, तो वहीं पर किया जाएगा। कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा कटारमल ने कराया था, और ये शक राजवंश से संबंधित था, इसीलिए शकों का उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा साक्ष्य कौन सा है, कटारमल सूर्य मंदिर। तो ये किस थीम पर विकसित किया जा रहा है, तो नवग्रह सर्किट केंद्र की थीम पर यह विकसित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। हिमालय दर्शन की थीम पर जो मुक्तेश्वर है इसका विकास किया जा रहा है, तो मुक्तेश्वर कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है नौका विहार एवं पिकनिक स्पॉट की थीम पर जो सतपुली है और खैरासण झील है इसका विकास किया जा रहा है, कहाँ पर, पौड़ी के अंदर है सतपुली और खैरासण झील। जिस पुरातत्व व महाभारत सर्किट थीम पर जो लाखा मंडल है उसका विकास कहाँ किया जा रहा है, तो देहरादून के अंदर लाखा मंडल है, तो देहरादून में इसका विकास किया जाएगा, तो देहरादून इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है देवी के 52 शक्तिपीठ थीम पर 52 शक्तिपीठ का विकास कहाँ किया जा रहा है, तो ये हरिद्वार के अंदर किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। पर्यटन व ट्रैकिंग थीम पर मोरी और हरकीदून एवं जखोल का विकास किया जा रहा है, तो हरकीदून, मोरी और जखोल कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी में स्थित है, तो उत्तरकाशी में इसका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है वाटर स्पोर्ट्स थीम पर टिहरी झील का विकास टिहरी के अंदर किया जाएगा, तो प्रश्न आएगा टिहरी झील का विकास किस थीम पर किया जा रहा है, तो वाटर स्पोर्ट्स थीम पर किया जा रहा है। नेचर और ग्रीन टूरिज्म थीम पर चिरबटिया का विकास किया जा रहा है
रुद्रप्रयाग के अंदर किया जा रहा है। तो जो चिरबटिया है वो रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल क्रीड़ा और हॉलीडे की थीम पर द्रोण सागर और जो हरिपुरा जलाशय है उसका विकास कहाँ किया जा रहा है? तो उधम सिंह नगर में किया जा रहा है। द्रोण सागर, द्रोणाचार्य ने वहाँ पर तपस्या की थी जिस कारण उसका नाम क्या है? द्रोण सागर है। और जो हरिपुरा जलाशय है वो बाकरा नदी पर है ना, बाकरा नदी पर किच्चा में है। 1975 में इसका निर्माण किया गया था। इसका विकास कहाँ किया जा रहा है? उधम सिंह नगर में किया जा रहा है। अगला है, पर्यटन क्षेत्र की थीम पर पाटी देवीधुरा का विकास किया जा रहा है। जो पाटी तहसील है कहाँ है? चंपावत के अंदर है, तो चंपावत में इसका विकास किया जाएगा। हिमालय दर्शन एवं टी टूरिज्म थीम पर जो गरुड़ वैली का विकास है कहाँ किया जा रहा है? तो बागेश्वर में किया जा रहा है। टी टूरिज्म यानी कि जो चाय बागान है उनका विकास किया जाएगा और टूरिज्म के लिए इसको खोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेचर व ग्रीन टूरिज्म, सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है इसकी थीम पर मोस्ट मानो का विकास कहाँ किया जाएगा? तो पिथौरागढ़ में ट्यूलिप गार्डन है, तो पिथौरागढ़ में इसका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है, कॉरपोरेट डेस्टिनेशन की थीम पर गैरसैंण भराड़ी सैंण का विकास किया जाएगा। कहाँ पर? तो चमोली के अंदर गैरसैंण है, तो वहीं पर इसका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के चारों धाम ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। देखिए फ्रेंड, जो राज्य के 4 धाम है, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ, ये 4 धाम है। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है। घटते क्रम में लगाइए या बढ़ते क्रम में लगाइए या फिर दूरी के क्रम में लगाइए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जो भी पूछेगा उस हिसाब से लगाना है। तो इसमें पूछ रहा है बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहला है गंगोत्री, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3048 है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ, इसकी ऊंचाई है 3133 मीटर है। फिर यमुनोत्री आएगा 3185 मीटर है। फिर लास्ट में सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? केदारनाथ है 3581 मीटर की ऊंचाई पर। गंगोत्री और यमुनोत्री तो कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। बद्रीनाथ चमोली में स्थित है और केदारनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है। ये आपको पता होने चाहिए 4 धाम कौन से कहाँ स्थित हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम चारों धामों को दूरी के बढ़ते क्रम में बात करें तो बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे पहले सबसे नज़दीक वाला आएगा और सबसे लास्ट में सबसे दूर वाला आएगा। कहाँ से बात हो रही है? तो हरिद्वार से बात हो रही है, क्योंकि चारों धामों का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? हरिद्वार को कहते हैं। चारों धामों के लिए यहाँ से प्रवेश करते हैं ना, चारों धामों के लिए यहाँ से सड़कें जाती हैं। तो इसमें दूरी के क्रम में देखें तो हरिद्वार से सबसे नज़दीक है यमुनोत्री, जो 237 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरकाशी में स्थित है। दूसरा है केदारनाथ, जो 251 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग में स्थित है। तीसरा है गंगोत्री, 283 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरकाशी में स्थित है। और सबसे दूर है बद्रीनाथ, 322 किलोमीटर की दूरी पर चमोली में स्थित है। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आदिगुरु की जो तप्ती स्थली है और नरसिंह मंदिर है, वासुदेव मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो जोशीमठ में स्थित है। अगर हम बात करें जो नरसिंह मंदिर है, ये जोशीमठ के अंदर किसने बनाया था? बसंत देव, जो कत्यूरी शासक थे बसंत देव, इनके द्वारा जो नरसिंह मंदिर है उसका निर्माण किया गया था। जब शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान के कपाट बंद होते हैं तो 6 महीने के लिए शीतकाल में पूजा होती है। कहाँ पर? जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जोशीमठ से औली हेतु एशिया के सबसे बड़े रोपवे को चालू किया गया। रोपवे क्या होता है? जैसे मैंने बताया, जो केबल कार होती है या फिर जो ट्रॉली होती है, ये सबसे पहले कब शुरू किया गया? तो 1993 में, जबकि इसका कार्य शुरू किया गया था 1983 में और 93 में ये पूरा हुआ। तो दोनों आपको याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट है, जोशीमठ से औली की जो सड़क मार्ग है और रोपवे है उसकी दूरी कितनी है? यानी कि जोशीमठ से औली कितना किलोमीटर दूर है सड़क से? तो 15 किलोमीटर दूर है। और रोपवे किसके मध्य है? जोशीमठ से औली के मध्य है। देखिए फ्रेंड जी, ये रोपवे है, एशिया का सबसे लंबा रोपवे है। किसके मध्य है? जोशीमठ से औली के मध्य है। तो कितना है ये? 4.15 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो एशिया का सबसे लंबा रोपवे किसके मध्य है? तो जोशीमठ से औली के मध्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, औली में शीतकालीन खेलों हेतु ढाल युक्त मैदान का आकार है। यानी कि जब शीतकाल में यहाँ पर स्कीइंग खेल खेला जाता है, स्कीइंग खेलते हैं ना औली के अंदर, तो जो यहाँ पर एरिया है तो कितना है उसका एरिया? 5x2 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर चौड़ा जो ढाल युक्त मैदान है वो औली के निकट है, जहाँ पर स्कीइंग खेला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, औली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कब से किया जाता है? तो 1987 से औली के अंदर स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। अंजनी माता मंदिर, जो हनुमान की माता है, अंजनी माता, इनका जो मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, ये भी कहाँ पर स्थित है? औली में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला एक मंदिर है वंशी नारायण मंदिर। इसकी विशेषता क्या है कि रक्षाबंधन के दिन ही इसके जो कपाट है वो खोले जाते हैं, बाकी साल भर बंद रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। वंशी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? उर्गम घाटी चमोली में स्थित है और रक्षाबंधन के अवसर पर इसके कपाट खोले जाते हैं। और इसका जो निर्माण किया गया था 6वीं सदी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। ये भी आपको याद रखना है।
देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें पूर्णागिरि पीठ, तो इसकी स्थापना चमोली के अंदर कौन करते हैं? आदिगुरु शंकराचार्य करते हैं। कहाँ पर करते हैं? तो जोशीमठ में करते हैं। तो वही चीज पूछ रहा है, आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो जोशीमठ में की थी। तो दूसरा इस पर क्वेश्चन बनता है, जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं वो किसके समय उत्तराखंड आए थे और कहाँ से आए थे? तो ये केरल के कलाड़ी से आए थे, केरल के कलाड़ी से आए थे। और उत्तराखंड में किसका शासन था? कत्यूरी शासक ईष्टगण देव का शासन था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महाभारत के आदि पर्व के अनुसार पांचों पांडवों का जन्म और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? पांडुकेश्वर में हुआ था, जिस कारण इस जगह को पांडुकेश्वर नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर पांडवों का जन्म हुआ था। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें पांडुकेश्वर की, ये किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो जय और विजय पर्वत के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट है, नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य कौन सा धाम है? तो बद्रीनाथ धाम स्थित है। जबकि जो विशाल बद्री है यानी कि बद्रीनाथ मंदिर है, वो किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? तो नारायण पर्वत की तलहटी में स्थित है। जो बद्रीनाथ धाम है वो नर और नारायण पर्वतों के मध्य है, और जो बद्रीनाथ मंदिर है वो नारायण पर्वत की तलहटी पर बसा हुआ है। दूसरा, जो नर है उसको किसका अवतार माना जाता है? तो अर्जुन का अवतार माना जाता है। और जो नारायण है उसको किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, नर और नारायण यानी कि अर्जुन और भगवान विष्णु। देखिए फ्रेंड, दो पर्वत और हैं, शंभु और निशंभु। तो ये पर्वत पौड़ी के अंदर है। इनके मध्य भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर। तो ये कहाँ पर है? पौड़ी में है। किन पर्वतों के मध्य स्थित है? शंभु और निशंभु पर्वतों के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट है, लक्ष्मण बूटी के लिए प्रसिद्ध द्रोणागिरी या ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत अल्मोड़ा में है, और दूसरा कहाँ पर स्थित है? तो दूसरा नीति चमोली के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। द्रोणागिरी मंदिर कहाँ है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है, जबकि द्रोणागिरी जो पर्वत है वो कहाँ है? चमोली के अंदर स्थित है। ये आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है, ब्यासी घाटी, ये कहाँ पर है? पौड़ी में स्थित है। ब्यास घाटी तो पिथौरागढ़ में स्थित है। और जबकि ब्यासी घाटी तो ये कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ब्यासी कहाँ है? देहरादून में स्थित है। ब्यासी बांध है ना, ब्यासी बांध किस नदी पर है? ये मैंने पढ़ाया है। अगला है, राज्य में एक गरुड़ चट्टी तो केदारनाथ के पास स्थित है, जबकि दूसरा कहाँ स्थित है? इस लक्ष्मण झूला के निकट स्थित है, जो पौड़ी में आता है ना। गरुड़ चट्टी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश पौड़ी में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, 7 पहाड़ियों से घिरा सिख तीर्थस्थल कौन सा है? तो लोकपाल तीर्थ स्थल है। इसका अन्य नाम क्या है? तो दंड पुष्करणी तीर्थ है। तो जो सिख लोग हैं इसको किस नाम से जानते हैं? तो हेमकुंड साहिब या फिर स्वर्णकुंड साहिब। तो ये कहाँ पर स्थित है? चमोली के अंदर स्थित है। और नरकंकाल की बात करें तो नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है या फिर प्रसिद्ध कुंड कौन सा है? तो रहस्यमयी कुंड, जिसका अन्य नाम है, तो वो कौन सा है? तो रूपकुंड चमोली के अंदर स्थित है। यहाँ पर राजा यशधवल और रानी बल्पा तथा उनके सैनिकों के कंकाल मिले थे, जिस कारण इसको कहते हैं कंकाली ताल। कंकाली ताल जो अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छुपाए हुए हैं, जिस कारण इसको रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। रूपकुंड इसलिए क्योंकि माता पार्वती ने इस कुंड में अपना श्रृंगार किया था। नेक्स्ट है, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट वैशाख शुक्ल तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया को खुलते हैं, जबकि बंद कब होते हैं? तो भैया दूज को बंद होते हैं। ये दोनों आपको याद रखने हैं। जो गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट कब खुलते हैं? तो वैशाख शुक्ल की तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया को खुलते हैं। और बंद कब होते हैं? भैया दूज को बंद होते हैं। देखिए फ्रेंड, जब कपाट बंद होते हैं तो शीतकाल में जो यमुनोत्री माता की जो पूजा होती है वो कहाँ पर होती है? खरसाली गांव में होती है, जिस कारण खरसाली को यमुना का मायका भी कहते हैं। यमुना का मायका कौन सा है? खरसाली है, जहाँ पर यमुना और हिरण्यवाऊ का संगम होता है। ये मैंने बताया था जब मैं परीक्षावाणी में नदियों वाला चैप्टर करा रहा था, है ना। यमुना और हिरण्यवाऊ के संगम पर कौन सा स्थान है? खरसाली है, जिसे क्या कहते हैं? यमुना का मायका, क्योंकि 6 महीने के लिए यहाँ पूजा होती है। जबकि माता गंगा के जो दर्शन होते हैं या फिर इनकी पूजा होती है कहाँ? मुखवा गांव के निकट होती है। मुखवा गांव कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। और मुखवा गांव को कहते हैं गंगा का मायका। तो गंगा का मायका मुखवा गांव और यमुना का मायका खरसाली गांव, दोनों आपको याद रखने हैं। और जो मुखवा गांव है किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और हत्याहारणी के संगम पर है। ये भी मैंने पढ़ाया था, हत्याहारणी। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बद्री विशाल की जो माता है एवं भूमियाल घंटाकर्ण का मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? माणा गांव के पास स्थित है। देखिए पर जो घंटाकर्ण का मंदिर है, वहाँ पर जो घंटाकर्ण है, इनकी जो मूर्ति है वो बिना धड़ वाली मूर्ति है, यानी कि जो मूर्ति है उस पर सर नहीं है। तो ये कहाँ पर? बद्री विशाल के परिसर में स्थापित की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है कि घंटाकर्ण की बिना धड़ वाली मूर्ति कहाँ स्थित है? तो बद्री विशाल के परिसर में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो बद्री विशाल यानी कि जो बद्रीनाथ हैं वो अपनी माता से मिलने जाते हैं हर साल। तो कहाँ पर जाते हैं? तो माणा में स्थित जो माता मूर्ति का मंदिर है तो वहाँ पर जाते हैं। तो प्रश्न आएगा, बद्रीनाथ की जो माता है तो माता मूर्ति का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चमोली के माणा में स्थित है।
अगर हम बात करें ये कब जाते हैं उनसे मिलने, तो भाद्र शुक्ल की द्वादशी को यानी कि वामन द्वादशी को उनसे मिलने जाते हैं। देखिए बहन, अगर हम बात करें बद्री विशाल जो मंदिर है किस शैली में निर्मित है, तो शंकुधारी शैली में निर्मित है। इसके साथ साथ ये मुगल शैली में भी निर्मित है। मुगल शैली में जो उसके दरवाजे हैं वो मुगल शैली में बनाए गए हैं। तो ये आपको याद रखने हैं कि जो बद्रीनाथ या फिर बद्री विशाल मंदिर है वो किस शैली में बना है, तो शंकुधारी शैली में बना है। अगर शंकुधारी नहीं होगा तो फिर मुगल शैली में बना है। अगर हम बात करें शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन होते हैं, तो जैसे मैंने बताया 6 महीने के लिए कहाँ पर जाते हैं, तो नरसिंह मंदिर जोशीमठ के अंदर इनकी पूजा होती है ना। और नरसिंह मंदिर की स्थापना कौन करता है, कतुरी नरेश बसंतदेव। बसंतदेव कतुरी राजवंश के संस्थापक थे। तो यही यहाँ पर नरसिंह देव मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और जो बद्रीनाथ की जो चतुर्मुखी मूर्ति है, 6 महीने जब कपाट बंद होते हैं तो वो कहाँ रखी जाती है, तो योगदान बद्री में रखी जाती है। पूजा कहाँ होती है, तो नरसिंह मंदिर में होती है। जबकि चतुर्मुखी मूर्ति ये कहाँ रखी जाती है, तो योगदान बद्री में रखी जाती है। अगला है बद्रीनाथ महानिर्माण योजना के लिए बजट प्रस्तावित है, तो कितने का है, 424 करोड़ का बजट उत्तराखंड सरकार ने प्रस्तावित किया है। जिसके तहत जो बद्रीनाथ धाम है उसको फिर से विकसित किया जाएगा, अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, अगर हम पंचबद्री की बात करें, पंचबद्री में 5 बद्री शामिल हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो सबसे जो बड़ा या सबसे विशाल है तो बद्रीनाथ है या फिर विशाल बद्री है। दूसरा है बृहद बद्री है। तीसरा योगध्यान बद्री है। चौथा आदि बद्री जिसका नाम नोठा है। 5वां है भविष्य बद्री। तो सारे कहाँ हैं, चमोली जिले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा पंचबद्री में है या फिर कौन सा नहीं है। अगर हम यही चीज़ बात करें पंच केदार, तो पंच केदार में 5 केदार शामिल है। कौन कौन है, एक तो केदारनाथ है, दूसरे हैं मधमेश्वर नाथ, तीसरे हैं तुंगनाथ। तो ये तीनों तो हैं रुद्रप्रयाग के अंतर्गत, और चौथे हैं रुद्रनाथ, और 5वें हैं कल्पेश्वर नाथ। तो ये कहाँ पर स्थित है, चमोली में स्थित है। पंच केदार में 5 केदार शामिल हैं, जिसमें से केदारनाथ, मधमेश्वर और तुंगनाथ ये कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। और कल्पेश्वर या कल्पनाथ और रुद्रनाथ, तो ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, चमोली के अंदर स्थित हैं। तो ये 5 केदार हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें शीतकाल में केदार भगवान और मधमेश्वर जो भगवान हैं दूसरे केदार हैं, इनकी पूजा कहाँ होती है, तो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होती है। ये कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है। ये दोनों आपको याद रखना है कि शीतकाल में ओंकारेश्वर मंदिर में किस केदार की पूजा होती है। तो जो पहले केदार केदारनाथ हैं और जो दूसरे केदार मधमेश्वर नाथ हैं, दोनों की पूजा कहाँ होती है, ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में रुद्रप्रयाग के अंदर होती है। अगर हम बात करें शीतकाल में तुंगनाथ भगवान की जो पूजा है वो कहाँ पर होती है, मखूमठ जो कि रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है, यहीं पर होती है। और रुद्रनाथ की पूजा ये कहाँ पर होती है, गोपेश्वर जो चमोली के अंदर है वहाँ पर होती है। और जो 5वें हैं कल्पेश्वर नाथ, तो इनकी पूजा कल्पेश्वर नाथ में ही होती है, क्योंकि इनके कपाट कभी भी बंद नहीं होते हैं, साल भर खुले रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा पंच केदार में से कौन सा मंदिर ऐसा है जिसके कपाट साल भर या फिर वर्ष भर खुले रहते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, कल्पेश्वर नाथ। तो आपको याद रखना है वर्ष भर किसके रहते हैं, कल्पेश्वर नाथ के रहते हैं। पंच केदार जैसे मैंने बताया, प्रथम कौन है, केदारनाथ है, दूसरा मधमेश्वर नाथ है, तीसरा तुंगनाथ है। तो ये 3 तो रुद्रप्रयाग के अंदर हो जाएंगे, रुद्रप्रयाग। और चौथे हैं रुद्रनाथ और 5वें हैं कल्पेश्वर नाथ, तो ये चमोली के अंदर हो जाएंगे। ये आपको याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें केदारनाथ में भगवान शिव की किस भाग की पूजा होती है, तो पृष्ठ भाग की पूजा होती है। जो दूसरा केदार है मधमेश्वर नाथ, यहाँ पर भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है, यानी मध्य भाग की पूजा होती है, जिस कारण इसका नाम मध्यमेश्वर भी है। तीसरे जो तुंगनाथ है, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है, और रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है, और कल्पेश्वर नाथ में जटाओं की पूजा होती है। तो ये 5 भी आपको याद रखने हैं, भगवान शिव के किस अंग की पूजा कहाँ पर होती है। अगर हम पंच केदार में पितृ तीर्थ के रूप में देखें, तो रुद्रनाथ को पितृ तीर्थ के रूप में सबसे अच्छा माना गया है। और अगर हम बात करें कि जो भगवान केदार के कपाट हैं वो कब बंद होते हैं, तो ये दीपावली के अवसर पर तीसरे दिन या दूसरे दिन भैया दूज को बंद होते हैं, जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री के भी भैया दूज को बंद होते हैं। अगर हम केदारनाथ मंदिर शैली की बात करें, तो ये कत्यूरी शैली में निर्मित किया गया है, कत्यूरी शैली में बनाया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए कौन सा ट्रस्ट गठित किया गया था, तो केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति में आने से पूर्व जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इन्होंने तपस्या की थी कहाँ पर, केदारनाथ के निकट जो गरुड़ चट्टी है वहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी, जिस कारण उस गुफा को मोदी गुफा के नाम से भी जाना जाता है ना। मोदी गुफा कहाँ है, गरुड़ चट्टी कहाँ है, केदारनाथ के रास्ते में है। अगर हम बात करें ब्रह्म कमल के लिए कौन सा केदार प्रसिद्ध है, तो वो रुद्रनाथ प्रसिद्ध है। ये नेक्स्ट पॉइंट है शिव पार्वती का जो विवाह स्थल है उसके रूप में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो त्रिजुगी नारायण मंदिर जो रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है, और यह मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु की पूजा होती है कहाँ पर, त्रिजुगी नारायण मंदिर में, और ये कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है, शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है।
अगला है केदारनाथ में जो पौराणिक पवित्र पंच कुंड हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे बद्रीनाथ के अंदर भी 5 कुंड, 5 धाराएं, 5 शिलाएं, 5 नदियां, 5 गुफाएं, ये चीज़ें हैं। वैसे ही केदारनाथ में भी 5 कुंड हैं। कौन कौन से? एक रेतस कुंड है, हंस कुंड है, उदक कुंड है, अमृत कुंड है और हवन कुंड है। इनके अलावा एक कुंड और है, रुद्र कुंड। तो ये सारे कुंड कहाँ पर स्थित हैं? केदारनाथ मंदिर के निकट रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स आज इसको यहीं पर समाप्त करेंगे, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं, तब तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।